नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग विश्व इतिहास का दूसरा चैप्टर में हम लोग दूसरा लेक्चर देखेंगे। ठीक है। और यह जो लेक्चर था आपका साम्राज्यवाद और नवोपनिवेशवाद और नव साम्राज्यवाद, इन सारी चीज़ों से संबंधित चीज़ों को पहले लेक्चर में हम लोगों ने 6 पार्ट तक देख लिया था। आज की डेट में हम लोग बाकी के 6 पार्टों को देखेंगे। लगभग 3 पार्ट में यह पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है। तो अच्छी तरीके से आज की चीज़ों को हम लोग देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करा दीजिएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। देखिए साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के पतन, देखिए इन चीज़ों का विकास हुआ था। विकास के बाद में किसी भी चीज़ का पतन होता है। तो देखिए साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के पतन के विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन जब स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से आंदोलन कहाँ कहाँ पर स्टार्ट होते हैं, तो इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। देखिए उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की प्रक्रिया के विश्लेषण के फलस्वरूप एक महत्वपूर्ण तथ्य पाया जाता है। क्या है कि उपनिवेशों के संसाधनों से शासक देश जहां सुख समृद्धि प्राप्त कर रहे थे, वहीं उपनिवेश की आम जनता जो है विभिन्न प्रकार की शोषण परक नीतियों को सहने के लिए मजबूर भी होती है। भाई सीधी सी बात है कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन भारत को एक उपनिवेश बनाया था। ठीक है। तो सारी की सारी सुख समृद्धि ब्रिटेन के पास में जा रही थी, क्योंकि यहाँ आर्थिक शोषण, हर तरीके से शोषण किया जा रहा था भारतीयों का। तो भारतीयों की स्थिति दयनीय स्थिति होती चली जा रही थी। ठीक है। शोषण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों का आविर्भाव या विकास शुरू हो जाता है। ठीक है। आंदोलन शुरू हो जाते हैं, जिससे अमेरिका, एशिया, अफ्रीका आदि महादेशों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन आंदोलनों को आगे बढ़ाने में राष्ट्रवादी तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी होती है। विभिन्न देशों के स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें दूसरे आंदोलनों के लिए भी प्रेरक स्रोतों के रूप में भी कार्य किया। ठीक है। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध तथा साम्राज्यवाद का कमज़ोर पड़ना। अब इन चीज़ों को देखते हैं कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध जो होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप जहां फांसीवादी शक्तियों का उन्मूलन किया जाता है, ठीक है, वहीं यूरोप के साम्राज्यवादी देशों को भी कमज़ोर कर दिया जाता है। यूरोप में भी बड़ी मात्रा में जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी, उन्होंने अपनी जड़ें जो थी मजबूत कर ली थी, तो उनको कमज़ोर करने का प्रयास किया जाता है। सबसे बड़े साम्राज्य के स्वामी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी युद्ध के कारण जर्जर हो चुकी होती है। जिन देशों ने लंबी औपनिवेशिक लड़ाइयाँ लड़ी, उनके सामने विकट घरेलू समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे हिंद, चीन, अल्जीरिया में फ्रांस की औपनिवेशिक लड़ाइयों ने देश में गंभीर जो संकट है वो उत्पन्न कर दिए थे। पुर्तगाल द्वारा अफ्रीका में लड़ी गई औपनिवेशिक लड़ाइयाँ पुर्तगाली तानाशाह के पतन का प्रमुख कारण सिद्ध होती हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो होता है, तो उसमें जितनी भी औपनिवेशिक शक्तियाँ जो होती हैं, तो वो अच्छी तरीके से धन धान्य का प्रयोग करती हैं, अपनी शक्ति का प्रयोग करती हैं, जिसके कारण उनकी अर्थव्यवस्था, सैन्य क्षमता हर तरीके से जर्जर हो चुकी होती है। ठीक है। अगली चीज़ क्या आती है, बदलते राजनीतिक वातावरण ने साम्राज्यवाद की प्रक्रिया को नकार दिया। जैसे 1956 में जब ब्रिटेन ने फ्रांस और इजराइल के साथ मिलकर मिस्र पर आक्रमण किया, तो ब्रिटेन में व्यापक स्तर पर सरकार के विरोध में आंदोलन या प्रदर्शन होते हैं। ठीक है। दो महाशक्तियों का उपनिवेशी विरोधी दृष्टिकोण, कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ जो है बड़ी महाशक्तियों के रूप में उभरते हैं, और उसके बाद दोनों के बीच में शीत युद्ध प्रारंभ होता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि दोनों विभिन्न कारणों से उपनिवेशवाद विरोधी थे। साम्यवादी दलों के नेतृत्व में जो यूरोप था, पूर्वी यूरोप के देशों में समाजवादी सरकारों की स्थापना होने से यूरोप के साम्राज्यवादी देशों की शक्ति जो है क्षीण होती चली जाती है, कमज़ोर होती चली जाती है। अब वे लंबी औपनिवेशिक लड़ाइयाँ लड़ते रहने की स्थिति में नहीं बचते हैं। तो ये भी एक चीज़ होती है। और जैसे अमेरिका जो रहता है वो ब्रिटेन का उपनिवेश रहता है, तो ये तो विरोधी रहता ही रहता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका देख लेते हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने साम्राज्यवाद को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी होती है। संयुक्त राष्ट्र भी जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र और मानव अधिकारों के विश्व जनित जो घोषणा
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की विश्वव्यापी आकांक्षाओं का प्रतीक माना जाता है। देखिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र जारी किया जाता है, मानव अधिकारों की बात की जाती है, तो ये सारी चीज़ें स्थापित की जाती हैं। अपनी स्थापना के समय से ही संयुक्त राष्ट्र ने उपनिवेशों के मामले में गंभीर अध्ययन करने लगा था। ठीक है, अब देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका देख लेते हैं। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलनों के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में क्या था? उपनिवेशवाद विरोधी, ठीक है, साम्राज्यवाद का विरोध करना, ये दो कार्य थे। इसने उपनिवेशों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों को समर्थन देकर अपने लक्ष्यों को पूरा करने का भी प्रयास किया। ठीक है, अब देखिए विभिन्न क्षेत्रों में उपनिवेशवाद की समाप्ति की घटनाएं कि जैसे अमेरिका में क्या होता है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारणों से ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसकी अंतिम परिणति जो होती है 1776 ईस्वी में अमेरिका की आज़ादी के रूप में सामने आती है। तो अमेरिका में जो उपनिवेशवाद था उसकी समाप्ति हो जाती है। लैटिन अमेरिका की बात कर लेते हैं। देखिए जो इस क्षेत्र में अमेरिका की आज़ादी के बाद अन्य कारणों से 19वीं सदी से उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन तेज हो गए होते हैं। यहाँ के आंदोलनों में फ्रांसिस्को डी मिरांडा और साइबर बोलीवर ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, पनामा, बोलिविया आदि देश जो हैं वो साइमन कोलिबर को अपना मुक्तिदाता समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ वर्षों के बाद में भी यहाँ के अधिकांश क्षेत्र जो हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं। अब देखिए लैटिन अमेरिका की हम लोगों ने बात कर ली, अब हम लोग अफ्रीका को देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्रवादी गतिविधियों के बढ़ने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण अफ्रीका में साम्राज्यवाद के पतन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। अफ्रीका के अंतर्गत नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटेन का सबसे बड़ा उपनिवेश दो रहते हैं, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका। 1960 में नाइजीरिया पूर्णतः स्वतंत्र हो जाता है और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के विरोध में नेल्सन मंडेला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होती है। इसी प्रकार पश्चिमी अफ्रीका में सियरा लियोन, जाम्बिया क्रमशः 60 और 65 में ब्रिटिश दासता से मुक्ति मिलती है। तो ये अफ्रीका से जो दास प्रथा या साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद की समाप्ति की कथा कहता है। ठीक है, अब इसके बाद एशिया की बात कर लेते हैं। तो देखिए अंग्रेजों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को अधिशासी राज्य दर्जा देने का आश्वासन दिया जाता है। 1945 में लेबर पार्टी की सरकार बनती है और भारत की स्वतंत्रता को विलंबित नहीं करना चाहती थी। दूसरी ओर भारतीयों को विरोध करते हुए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली ने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने का निर्णय ले लिया। अंततः अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के जब प्रारंभ होता है तो दक्षिण पूर्व एशिया की साम्राज्यवादी प्रभाव वाले देशों पर जापान का कब्जा होता है। ठीक है, किंतु इस युद्ध के दौरान जापानी सेना पराजित हो जाती है, तो इन क्षेत्रों में स्वतंत्र सरकारें भी स्थापित हो जाती हैं। वियतनाम की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो वियतनाम में राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों ने हो चिन मिन्ह के नेतृत्व में वियतनाम गणतंत्र की स्थापना की जाती है। 1945 में जापानी पराजय के उपरांत सुकार्णो ने एक स्वतंत्र इंडोनेशिया गणराज्य की घोषणा कर दी होती है। ठीक है, अब देखिए लैटिन अमेरिका में विकास के अवरोधक तत्वों को देख लेते हैं कि जैसे उपनिवेशों में आधारभूत ढांचे का विकास नहीं होता है। लैटिन अमेरिका में ही आधारभूत ढांचे का विकास नहीं होता है। स्वतंत्र हुए देश पिछड़े रह गए होते हैं, भाई कहीं ना कहीं उनका शोषण हुआ होता है, इसीलिए वह पीछे होते हैं। इसके साथ ही लैटिन अमेरिकी देशों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियाँ जो हैं यूएसए की नीतियों ने भी विकास की प्रक्रिया में धीमेपन की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ठीक है, अब देखिए अवरोधक कारण कौन कौन से थे कि लैटिन अमेरिका के जो पीछे रहने का कौन कौन से कारण थे। तो एक राजनीतिक कारण माना जाता है। राजनीतिक अस्थिरता के साथ अस्थिरता के मध्य कई तानाशाही सरकारें जो हैं सैन्य क्रांति और बल के प्रयोग के माध्यम से अपना प्रभुत्व बनाना चाहती थी। ठीक है, जनतंत्र के मूल सिद्धांत के विचार लोकप्रिय नहीं हो पाए। ठीक है, साथ ही शासन प्रणाली के संबंध में मतभेद, साम्यवादी और पूंजीवादी के बीच में मतभेद भी था और सीमा विवाद के कारण विभिन्न युद्ध भी होते। तो ये राजनीतिक कारण माने जाते हैं जो एक आर्थिक रूप से जो लैटिन अमेरिका का पिछड़ापन है उसके। वामपंथी आतंकवाद की बात कर लेते हैं। क्यूबा में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना होती है। कास्त्रो के मित्र चेगवारा और
फ्रांसीसी बुद्धिजीवी रेजिस देब्रे के माध्यम से वामपंथी विचारधारा का प्रसार होता है। इससे हिंसा का वातावरण बना रहता है और लगातार छापामार युद्धों का दौर भी चरम पर रहता है। तो ये आपके वामपंथी आतंकवाद के कारण माना जाता है। अगली चीज़ क्या है, सामाजिक कारण देख लेते हैं। तो देखिए, सामंतवादियों का वर्चस्व जहाँ तक बात की जाती है तो लैटिन अमेरिका को अनिश्चित समुदायों का महाद्वीप भी माना जाता है। यहाँ के सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों पर सामंतवादियों का वर्चस्व रहता है, जो सरकार को स्थापना एवं नीति निर्माण में अत्यधिक दखल देते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, वहाँ इससे राजनीतिक अस्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है। तो ये सामाजिक कारण माना जाता है। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है, आर्थिक कारणों को देख लेते हैं। आर्थिक कारण में सबसे पहली चीज़ ये है जनसंख्या। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद में लैटिन अमेरिकी देशों की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। कुशल सरकारों के अभाव में साधनों के समुचित प्रयोग न होने से बेरोजगारी और उत्पादन शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उद्योगों का पिछड़ापन वहाँ पर देखा जाता है लैटिन अमेरिका में। लैटिन अमेरिकी देशों में विकास के आधारभूत ढांचे के अभाव, कुशल प्रशासनिक मशीनरी के विकसित न होने के कारण उद्योगों की स्थापना में पिछड़ेपन की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, अधिकांश गणराज्यों में अर्थव्यवस्था के विविधीकरण का अभाव। तो देखिए, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक जो उपज होता है या उत्पाद होता है, उत्पाद पर निर्भर करती है। जैसे होंडुरास हो गया, केला पर निर्भर करता है, चिली है तांबा पर, वेनेजुएला है पेट्रोल पर, क्यूबा है चीनी पर। तो परिणामतः क्या होता है कि विश्व बाजार में उतार चढ़ाव से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के सुधार व अन्य विकास कार्य हेतु लैटिन अमेरिकी देशों द्वारा अमीर देशों से ऋण लिया जाता है और उसे न चुका पाने की स्थिति में संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए, सांस्कृतिक कारण कौन सा है, जैसे शिक्षा का अभाव। लैटिन अमेरिकी देशों में शिक्षा का अभाव पाया जाता है। उपनिवेशवाद स्थापित करने वाले देशों द्वारा शिक्षा की समुचित व्यवस्था न किया जाना, पुनः स्वतंत्रता के पश्चात तीव्र वृद्धि ने शिक्षा के प्रसार और नवीन आधुनिक तकनीकी तक पहुंच में बाधा उत्पन्न करते थे। ये सारे के सारे लैटिन अमेरिकी देशों के जो पिछड़ेपन के कारण माने जाते हैं। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है, यूएसए की नीतियों का विकास पर प्रभाव। तो अब इस चैप्टर से हम लोग जैसे यहाँ से अगले वाले टॉपिक में हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे। अगले वाले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। 6 पेजेस बचेंगे। यह जैसे ही कंप्लीट होगा आप लोगों को यह पीडीएफ पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। पेड व्हाट्सएप ग्रुप आपका बीओ मेंस और यूपी पीसीएस मेंस का चल रहा है। तो जो लोग भी अपना ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।